नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट पेशेंट चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका आर का जो एग्ज़ाम है 27 को होने जा रहा है, 27 जुलाई को। और उस एग्ज़ाम के लिए आपकी जो तैयारी है वह उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। और आपको आपका जो सिलेबस है, तो उसमें जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, वह पूछे जाते हैं मैपिंग से। तो उसी के लिए हम आपके लिए एक मैपिंग की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हमने आपको इसके पहले उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का जो मैप था उसकी मैपिंग हमने करा दिया। और उसमें हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि कौन से पर्वत महत्वपूर्ण है, कौन से पठार महत्वपूर्ण है, और कौन सी वहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ हैं, और कौन से मरुस्थल है। इन सभी चीज़ों को हमने चर्चा किया। अब आज जो हम चर्चा करने चल रहे हैं वह हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, यहाँ पे कौन से मरुस्थल हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको मैपिंग के लिए अगर आपको देखना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए ज्योग्राफी के, और इसके पहले जो 2 लेक्चर हैं उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका का, आप उसको देखिए। अगर आप उसको देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप हमारे इस जो मैपिंग सीरीज है इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये नहीं रहेगा, जो है वह अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये चीज़ आपको नहीं रहेगी। हम लोग चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो यह विश्व का ऐसा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो अगर इसका राजनीतिक मैप हम लोग देखते हैं, तो इसके राजनीतिक मैप में हम यह देखते हैं कि आपका यह प्रश्न एक प्रश्न पहले ही बन जाता है कि विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सर्वाधिक है, तो वह आपका अफ्रीका है। और अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल आपको 54 देश देखने को मिलते हैं, अर्थात 54। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न यहाँ से आपका बनता है कि वह कौन सा महाद्वीप है विश्व का, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा स्थलरुद्ध देशों की संख्या है। तो विश्व का अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक स्थलरुद्ध देश देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका ये चाड हुआ, नाइजर हुआ, माली हुआ, इधर कांगो हुआ, कांगो गणराज्य हुआ, साउथ सूडान हुआ। तो इस तरह से जो भी ये देश है, आपका ये बोत्सवाना हुआ। तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें लैंडलॉक अर्थात स्थलरुद्ध देशों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और इस महाद्वीप में स्थलरुद्ध देशों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल है 16। और वह कौन कौन से देश हैं, तो आप मैप से देख सकते हैं। आपका ये नाइजर है, आपका देख रहे हैं, जो कि अन्य देशों से घिरे हुए हैं। तो आपका ये जो देश है दोस्तों, यहाँ पे नाइजर है, माली है, और यहाँ पे ये चाड है, ये साउथ सूडान है, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया है, बोत्सवाना है। तो इस तरह से जितने भी अन्य देशों से घिरे हुए हैं वह आपके स्थलरुद्ध देश माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप 2 प्रश्न याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 54 है, और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में कुल स्थलरुद्ध देशों की संख्या जो पाई जाती है वह कितनी है, तो वह है 16। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 16 स्थलरुद्ध देश देखने को आपको मिलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसके पूरब में, इसके इस साइड में कौन सा महासागर है, और इसके इस साइड में कौन सा महासागर, तथा इसके उत्तर में कौन सा महासागर है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप किन महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व साइड में कौन सा महासागर स्थित है, इसके पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तथा इसके उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसके अगर यहाँ पश्चिम साइड में देखें, तो इसके पश्चिम साइड में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम भाग में आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। और इसके अगर पूरब साइड में हम देखें तो यहाँ पे पूरब साइड में आपको मिलेगा हिंद महासागर। हिंद महासागर
आपको इसके पूरब साइड मिलेगा हिंद महासागर, तथा उत्तर में देखें तो आपको मिलेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, और ये जो भूमध्य सागर है दोस्तों, यह किसका हिस्सा है? तो आपका जो भूमध्य सागर है यह आपका ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा माना जाता है। तो इसलिए मेनली अगर पूछा जाए कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वह कितने महासागरों से घिरा हुआ है, तो वह 2 महासागर है, भूमध्य अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर, क्योंकि जो ये भूमध्य सागर यह इसी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा माना जाता है। तो यह रहा इसका महासागरों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप आपका एशिया से कैसे अलग होता है, और जो यह यूरोप से है तो यूरोप से किस प्रकार से अलग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये यूरोप, ये आपका यूरोप है, यहाँ पे आपका यूरोप मिलेगा। और आपसे पूछा जाता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वह यूरोप से किस जलसंधि द्वारा अलग होता है, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वह यूरोप से किस जलसंधि द्वारा अलग होता है, तो वह होता है जिब्राल्टर जलसंधि। तो जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे आपकी पाई जाएगी जिब्राल्टर जलसंधि। तो यहाँ पे आपको मिलेगी दोस्तों कौन सी जलसंधि, तो वह मिलेगी जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि। तो जिब्राल्टर जो जलसंधि यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करती है। और यह प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अफ्रीका को यूरोप से कौन सी जलसंधि अलग करती है, तो वह अलग करती है जिब्राल्टर जलसंधि। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है कि यह जिब्राल्टर जो जलसंधि है यह और क्या कार्य करती है। तो जिब्राल्टर जलसंधि पहला तो कार्य करती है कि यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, और दूसरा जो इसका कार्य होता है दोस्तों वह होता है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते। देख लीजिए ये आपका भूमध्य सागर है और इधर आपका अटलांटिक महासागर है। तो यह जो जलसंधि है, जो जिब्राल्टर जलसंधि है, यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का भी कार्य करती है। तो याद रखेंगे कि जो जिब्राल्टर जलसंधि है यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, तथा दूसरी बात यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का भी कार्य करती है। और वही बात हम लोग देखेंगे इधर आपका मिलेगा एशिया। तो अब हम लोग बात करते हैं एशिया के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक जो अगला महाद्वीप मिलेगा वह एशिया, ये आपका है एशिया। एक सेकंड, तो इस तरह से इधर से एशिया से अलग होता है और इधर से आपका जिब्राल्टर जलसंधि से अलग होता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक मिलेगी जो एशिया महाद्वीप है, तो यहाँ पे दोस्तों एक आपको मिलेगी सिनाई प्रायद्वीप। यहाँ पे आपको मिलेगा एक सिनाई प्रायद्वीप जो कि अफ्रीका को एशिया से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे आपको एक स्थल संधि मिलती है, वह है सिनाई स्थल संधि, यहाँ पे इस जगह पर। और यही सिनाई स्थल जो संधि है वह अफ्रीका को एशिया से स्थल के माध्यम से जोड़ने का काम करती है। तो आपका प्रश्न यहाँ पे बनता है कि वह कौन सी स्थल संधि है जिसके माध्यम से अफ्रीका एशिया से स्थल मार्ग से जुड़ा है, तो वह आपका है सिनाई स्थल संधि। तो सिनाई स्थल संधि के माध्यम से अफ्रीका एशिया से स्थल मार्ग से जुड़ा है, बाकी यूरोप एशिया से अफ्रीका से स्थल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपको मिलेगा लाल सागर, यहाँ पे आपको जो मिलेगा वह है लाल सागर। और यहाँ पे आपको अदन की खाड़ी है, ये आपकी अदन की खाड़ी है। और लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ता है, तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जो जोड़ती है जलसंधि वह है बाब अल मंडेव जलसंधि। तो आपसे पूछा जाता है कि
जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो वह जल संधि आपकी है बाब अल मंडेयो जल संधि। और यह लाल सागर, यही जो लाल सागर है, इसी के माध्यम से एशिया अफ्रीका से अलग होता है। तो लाल सागर से एशिया अफ्रीका से अलग होता है तथा लाल सागर को अदन की खाड़ी से जो जल संधि जोड़ती है वह है दोस्तों बाब अल मंडेयो जल संधि। यह कौन सी जल संधि है, तो जो इन दोनों को जोड़ती है वह है बाब अल मंडेयो, बाब अल मंडेयो जल संधि। तो बाब अल मंडेयो जल संधि के द्वारा यह जो लाल सागर है, लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं अगली चीज। तो एक चीज और आप देख लेंगे कि ये जो भूमध्य सागर है, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस सागर से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं, इस सागर से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं और इस महासागर से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं, तो वह आपका है इधर है ये मोरक्को है, यहाँ पे देख रही है आपका मोरक्को है। उसके बाद ये आपका अल्जीरिया है, इसका ये आपका ट्यूनीशिया है और ये आपका लीबिया है तथा ये आपका मिस्र है। तो यहाँ पे आपके जो 5 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, और यह पांचों देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, यह पांचों देश आपका भूमध्य सागर से टच हो रहे हैं। और भूमध्य सागर से इनकी सीमा लगने के कारण इन्हें हम बारबरी स्टेट के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि जो बारबरी स्टेट हैं वह कौन कौन से हैं। बारबरी स्टेट उन देशों को कहते हैं जिनकी सीमाएं भूमध्य सागर से, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के वह देश जिनकी सीमाएं भूमध्य सागर से लग रही हैं उसे हम बारबरी स्टेट कहते हैं। और वह कौन कौन से स्टेट है, वह है आपके मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया और मिस्र है। 5 ऐसे बारबरी स्टेट हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वह भूमध्य सागर से लग रही हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये इधर आपका हिंद महासागर है और ये आपका ये तो मेडागास्कर द्वीप है, तो अभी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये आपका जो हिंद महासागर है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हिंद महासागर से अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों की सीमाएं लग रही हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों की सीमाएं हिंद महासागर से लग रही हैं। तो जो पहला देश है दोस्तों वह आपका सोमालिया, सोमालिया है। उसके बाद ये इधर आपका तंजानिया है। और एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड टाइम दीजिए। तो यह दोस्तों आपका ये आपका सोमालिया है, ये आपका केन्या है, ये आपका तंजानिया है और ये आपका मोजाम्बिक है और यह आपका है दक्षिण अफ्रीका और यह आपका मेडागास्कर। ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, ये आपका साउथ अफ्रीका और यह मेडागास्कर। तो आप देख रहे हैं कि हिंद महासागर से सीमा, हिंद महासागर से अपनी सीमा लगाने वाले अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं। पहला है सोमालिया, दूसरा है केन्या, तीसरा है ये तंजानिया, चौथा है आपका मोजाम्बिक, पांचवा है दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन सा है, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका। और एक और जो द्वीप है वह है मोजाम्बिक। तो ये मेडागास्कर। तो इन देशों की जो सीमाएं हैं वह भूमध्य सागर से लगती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य सागर से लगने वाले अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं, तो वह आपके सोमालिया है, केन्या है, तंजानिया है, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका तथा मेडागास्कर। तो इस तरह से इसके इतने देश हैं जिनकी सीमाएं हिंद महासागर से लगती हैं। और उसी तरह से आप अगर इधर देखेंगे तो जो देश, जिन जिन देशों की जो सीमाएं हैं यहाँ से लग रही हैं, तो उनको हम कहते हैं कि इनकी सीमाएं अटलांटिक महासागर से लग रही। और वह कौन सा है, तो वह आपका है इधर दक्षिण अफ्रीका है,
इधर आपका नामीबिया है, अंगोला है, और इधर आपका ये सब गिनी वगैरह हैं। जितने भी आपके इधर इस तट पे जितने भी देश हैं तो उनकी सीमाएं आपकी अटलांटिक महासागर से लग रही। हालांकि अटलांटिक महासागर से बहुत ज्यादा देशों की सीमाएं लगती है, तो यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बनते, लेकिन इस सेगमेंट से आपके प्रश्न बन जाते हैं कि हिंद महासागर से लगने वाले अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश है, आपको नाम दे देगा। और यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि हिंद महासागर से लगने वाले कौन कौन से देश है। सोमालिया है, और केन्या है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, तथा फिर यह मेडागास्कर है। और वहीं पे अगर बारबरी स्टेट की बात करें कि बारबरी स्टेट कौन है, तो वह स्टेट, वह देश जिनकी सीमाएं अफ्रीका महाद्वीप के, वह देश जिनकी सीमाएं भूमध्य सागर से लग रहे हैं, उन्हें बारबरी स्टेट कहते हैं। और बारबरी स्टेट कौन कौन से हैं, तो वह आपके हैं मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया और मिस्र है। तो इस तरह से आप इसके बारे में, यह आपका राजनीतिक मैप था और इसको हमने आपको बताया। बाकी अगर जो कुल देशों की संख्या की बात करें, तो कुल अगर देश की बात करें तो इसमें कुल देश कितने हैं, तो कुल 54 देश हैं, 54 देश। तथा स्थलरूप देशों की बात करें, स्थलरूप देश कौन कौन से हैं, तो वह हैं 16। अफ्रीका महाद्वीप में कुल स्थलरूप देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, वह आपकी है 16। तो इस तरह से इसका ये राजनीतिक मैप था। और स्थलरूप देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए, चाड है, उसके बाद साउथ सूडान है, कांगो गणराज्य है, नाइजर है, और ये माली है, और इधर और भी जितने भी देश हैं, तो जिनकी सीमाएं अन्य देशों से लगी हुई हैं, जिनकी सीमाएं समुद्री सागरीय तट से नहीं लगी, उन्हें हम स्थलरूप देश कहते हैं। तो कुल यहाँ पे स्थलरूप देशों की संख्या जो है वह 16 है, जैसे जिम्बाब्वे है, और इस तरह से थोड़ा सा ये करेक्ट कम दिख रहा है, तो ये आपका बोत्सवाना है। और इस तरह से जितने भी ये सारे देश हैं, ये आपके स्थलरूप देश की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि स्थलरूप देशों की संख्या कितनी है और इसके तटीय देशों की संख्या कितनी है और किस प्रकार से है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों कुछ आपको झीलें देखने को मिलती हैं, जिनका कि कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि इन झीलों का क्रम लगाइए। तो यहाँ पे आपको जो झील मिलेगी वह लेक चाड झील मिलती है, लेक टाना झील है, लेक अल्बर्ट झील है, और यह आपका लेक तुर्काना झील है। उसके बाद आपका लेक विक्टोरिया झील है, फिर उसके बाद लेक तंगनाइका झील और लेक नायसा झील है। तो इस तरह से इन यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में कुछ झीलें पाई जाती है जिसे हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। और इन झीलों का क्रम अगर ऊपर से नीचे हम देखेंगे तो सबसे ऊपर जो झील है वह है लेक चाड झील, उसके बाद लेक टाना झील है, उसके बाद फिर आपका लेक तुर्काना झील है, उसके बाद लेक अल्बर्टा झील है, उसके बाद फिर आपकी है लेक विक्टोरिया झील और लेक तंगनाइका झील, और सबसे लास्ट में आपकी मिलेगी लेक नायरा झील। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो झीलें पाई जाती है उनका क्रम आप इस तरह से लगा सकते हैं और उन झीलों को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट लेक्स पाई जाती है। उन झीलों में यह 7 झीलें आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 झीलें यहाँ पे आती हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगली चीज कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है, किन किन देशों को शामिल किया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। तो यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका की सींग इसको कहते हैं, जिसे कि जो पूर्वी अफ्रीका है, तो पूर्वी अफ्रीका की जो सींग है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं। ये देखिए कि इसके सींग, ये इसका है सींग के अकॉर्डिंग, मतलब सींग की तरह है, तो इसीलिए इसे अफ्रीका की सींग कहा जाता है। कंट्री मेकिंग द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अर्थात वह देश जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, अर्थात हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत शामिल है। तो वह कौन कौन से देश है, तो वह आपका इरिट्रिया है, और जिबूती है, सोमालिया और इथियोपिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश आते हैं। वह 4 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वह आपके 4 देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया और इथियोपिया। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का
अंग है, या फिर पूछ लेगा कि कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो आप इन 4 देशों के बाद नाम लिखेंगे। जो पहला है वह आपका है इरिट्रिया, पहला आपका है इरिट्रिया। दूसरा जो देश है वह आपका है जिबूती। तीसरा है सोमालिया, तीसरा जो देश है दोस्तों वह आपका है सोमालिया। तथा जो चौथा देश है वह है इथियोपिया, इथियोपिया। तो यह 4 ऐसे देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। और इनके अंतर्गत मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत यही 4 देश शामिल किए जाते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। इस तरह से आप इसको अपने माइंड में बिठा के रखेंगे। बाकी इधर का आपको हमने बता दिया, तो इसको जानने की जरूरत नहीं। और अगली बात, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग ब्लैंक मैप लेते हैं और फिर उस पर हम लोग ब्लैंक मैप पे कुछ पर्वतों को, कुछ पठारों को और जो भी कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल है उनको यहाँ पे हम लोग डिजाइन करते हैं। एक सेकेंड। ये आपका ब्लैंक मैप है दोस्तों, ये आपका अफ्रीका का मैप है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन से पठार पाए जाते हैं और कौन से यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं, और उन चीजों को हम लोग यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, अगर उसके पश्चिम में हम लोग देखेंगे तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, और हम एक ब्लैंक मैप लिए हैं और उस ब्लैंक मैप पे अब हम लोग वहां पे ब्लैंक मैप पे हम लोग फिल करेंगे कि कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है और क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो हम ब्लैंक मैप को फिल करते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी आप ब्लैंक मैप में चीजों को लोकेट करके अगर खुद से वहां पे लोकेट करेंगे और पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में फिर आपको भूलने के जो चांसेस रहते हैं वह बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप के अगर बात करें कि इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो इसके पश्चिम में जो महासागर आपको देखने को मिलता है वह आपका है अटलांटिक महासागर। तो इधर आपका है ये अटलांटिक महासागर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको ये मिलेगा दोस्तों अटलांटिक महासागर, ये आपका है अटलांटिक महासागर। ये आपका यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। तथा इधर अगर हम बात करें तो इधर आपको मिलेगा हिंद महासागर। हिंद, एक सेकंड, हिंद महासागर, जहां पे आपको मिलेगा हिंद महासागर, महासागर। और यह जो आपका है यह आपका है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर आपका द्वीप है, मेडागास्कर, ये आपका मेडागास्कर द्वीप है। तो इस तरह से अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि जो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है और यहाँ पे क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो पहली बात हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहले देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी मानी जाती है वह है एटलस। तो हम लोग एटलस के बारे में देखेंगे कि एटलस कहाँ पे स्थित है।
तो जो एटलस पर्वत है दोस्तों वह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर आपको देखने को मिलता है। तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। जो एटलस पर्वत है वह आपका अफ्रीका महाद्वीप के इस तरह से यहाँ पे पश्चिमी किनारे पे इस तरह से देखने को मिलता है। ये आपका है एटलस पर्वत, ये आपका एटलस पर्वत है। ये आपका एटलस पर्वत है और यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर आपको देखने को मिलेगा। और जो एटलस पर्वत है दोस्तों, जो एटलस पर्वत है, अगर बात करें कि एटलस पर्वत क्या है, इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में किन किन देशों में है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एटलस पर्वत का अफ्रीका महाद्वीप में विस्तार किन किन देशों में देखने को मिलता है। तो इसका जो विस्तार है दोस्तों वह आपको 3 देशों में मिलेगा, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो इसका विस्तार जो है वह आपको 3 देशों में मिलता है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। तो हम अभी उसको बाद में आपको हम नोट करा देंगे, अभी हम यहाँ पे मैप देख रहे हैं। उसके बाद आपको जो एक पठार मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में, वह मिलेगा आपको टोडमैट का पठार। अगला जो पठार मिलता है दोस्तों वह आपको क्या मिलेगा, वह मिलेगा यहाँ पे टोडमैट का पठार। ये आपका है टोडमैट का पठार। अफ्रीका महाद्वीप में एक पठार आपको मिलेगा और वह इसके उत्तरी भाग में, और वह कौन सा पठार है, तो वह मिलेगा टोडमैट का पठार। और एक पठार और मिलता है आपको अफ्रीका महाद्वीप में, वह है आपका यह भी उत्तरी भाग में, और इसे हम कहते हैं तासली का पठार। जो दूसरा पठार आपको मिलेगा वह मिलेगा तासली का पठार। तो इस तरह से आप बना लेंगे, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि जो टोडमैट का पठार है या तासली का पठार है, यह अफ्रीका महाद्वीप के यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो यह आपको आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। और उसके अगर नीचे आ पाएंगे तो आपको एक मरुस्थल मिलेगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। और वह कौन सा है, तो आइए बात करते हैं। जो मरुस्थल मिलेगा दोस्तों वह मिलेगा आपका, एक सेकंड, अफ्रीका महाद्वीप का एक मरुस्थल मिलेगा और उसे कहते हैं सहारा का मरुस्थल। ये आपका है सहारा का मरुस्थल। तो अगला जो चीज हमको मिलेगा वह मिलेगा हमको सहारा का मरुस्थल। आप इसको ऐसे कलर कर लीजिए, ये आपका है सहारा का मरुस्थल। और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। यह आपका है सहारा का मरुस्थल। ये आपका है, जो यह आपका मिल रहा है, ये आपका सहारा का मरुस्थल। अगर बात करें कि सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वह कहाँ कितना है, तो इसका विस्तार लगभग देखा जाए तो लगभग यह 25,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो मरुस्थल है वह सहारा मरुस्थल, और यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगली चीज हमको मिलेगी वह क्या मिलती है, तो उससे आगे हम देखेंगे तो हमको जो सहारा का मरुस्थल, इसके इस साइड में आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसे कि हम चैच का मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पे एक मरुस्थल आपको मिलेगा, और वह कौन सा मिलेगा, तो वह होगा चैच का मरुस्थल। यह आपका है दोस्तों चैच का मरुस्थल। यह आपका है चैच का मरुस्थल। इसे हम अभी सबका हम लोग नाम लिखेंगे, अभी सिर्फ हम डायग्राम बना रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपने देखा कि सहारा का मरुस्थल मिला। उसके बाद में उसके थोड़ा सा पश्चिमी दक्षिणी भाग में देखेंगे तो आपको चैच का मरुस्थल मिलेगा, और फिर उससे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा जोश का पठार। यहाँ पे आपको मिलेगा एक पठार मिलेगा, और उससे कौन सा पठार कहते हैं, तो वह आपका है जोश का पठार। ये आपका यहाँ पे दोस्तों एक पठार मिलेगा, और वह कौन सा पठार है, तो वह है आपका जोश का पठार। ये आपका है जोश का पठार। और वहीं पे अगर गिनी के तट पे आ पाएंगे तो आपको एक गिनी के तट पे आपको 2 पर्वत मिलेंगे, और वह कौन कौन से हैं, एक लोमा पर्वत और एक फूटा जलान पर्वत। तो लोमा पर्वत और फूटा जलान पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गिनी के तट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक पर्वत लोमा पर्वत, और यहाँ पे आपको मिलेगा फूटा जलान पर्वत। और उससे जब हम और नीचे आएंगे तो आपको और भी
पर्वत मिलेंगे और उसकी बात हम लोग करते हैं। तो उससे नीचे आएंगे तो हमको आदामावा का पठार मिलेगा। उससे नीचे हम लोग आएंगे तो हमको यहाँ पे आदामावा का पठार देखने को मिलता है। तो अगली बात हम लोग करेंगे कि आदामावा का पठार हमको कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो पठार है वह है आदामावा का पठार। और उससे और नीचे आएंगे तो आपको एक और पठार मिलेगा, उस पठार को हम कहते हैं कटंगा का पठार। यह आपका यहाँ पे जो पठार मिलेगा वह है आपका कटंगा का पठार। तो इस तरह से आपने देखा, और इस तरह से और आप इससे नीचे आएंगे तो आपको कुछ और भी मरुस्थल मिलेंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे अफ्रीका के जो दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल माना जाता है कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा मरुस्थल मिलता है। तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में एक मरुस्थल देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं नामीब का मरुस्थल। तो अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में दोस्तों एक मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, और वह कौन सा मरुस्थल है। तो वह आपका है यह नामीब का मरुस्थल। यहाँ पे अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, और उस मरुस्थल का नाम क्या है। तो उस मरुस्थल का नाम है नामीब का मरुस्थल। तो अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपको जो मरुस्थल मिलेगा, एक सेकंड इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा नामीब का मरुस्थल। और उसी तरह से जब अफ्रीका के पूर्वी तट पे जाएंगे, अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पे जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक और मरुस्थल मिलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल है दोस्तों, वह तो अभी हम लोग उसको मतलब ड्राइव ही नहीं किए। तो आइए देखते हैं कि उसको हम लोकेट करते हैं कि एक और मरुस्थल मिलता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप का, और वह कहाँ पे मिलता है। तो वह मिलता है आपको दक्षिण अफ्रीका में। और उस मरुस्थल का जो विस्तार होता है वह 3 देशों में आपको देखने को मिलता है, वह नामीबिया, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका। और पूछा जाए कि इस मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे मिलता है, तो सबसे ज्यादा विस्तार जो मिलता है वह बोत्सवाना में देखने को मिलता है। और यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे एक दक्षिण अफ्रीका में आपको मरुस्थल मिलेगा, और वह है आपका कालाहारी मरुस्थल। और इसी कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों एक जनजात पाई जाती है जिसे कि हम बुशमैन जनजात कहते हैं। और यह ऐसी जनजात होती है जो कि जो कंगारू होते हैं, तो कंगारू को सॉरी कंगारू नहीं, जो क्या कहते हैं उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शुतुरमुर्ग। हाँ, शुतुरमुर्ग को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और शुतुरमुर्ग का मांस बनाते हैं तथा चावल के रूप में वह लोग दीमक का प्रयोग करते हैं। तो दीमक को चावल के रूप में तथा शुतुरमुर्ग को वो सब्जी के रूप में अर्थात उसका मीट खाते हैं। तो इनमें जो ये बुशमैन जनजात होती है, तो इसमें एक प्रथा है, यह अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का विवाह उसी व्यक्ति से करते हैं जो कि इनकी बेटी के लिए एक शुतुरमुर्ग का शिकार करके लाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि जो बुशमैन जनजात होती है यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, और इनका जो मुख्य भोजन होता है वह होता है, यह दीमक को चावल के रूप में प्रयोग करते हैं तथा जो शुतुरमुर्ग होता है उसे मीट के रूप में यह प्रयोग करके उसको खाते हैं। तो यहाँ पे जो कालाहारी मरुस्थल है, यह इसका विस्तार हमने बताया कि 3 देशों में है, नामीबिया, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका। और इसका सबसे ज्यादा विस्तार अगर देखने को मिलता है तो वह मिलता है आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, बोत्सवाना में। तो बोत्सवाना में इसका सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। उसी तरह से जब अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे हमको इसके पूर्वी तट पे एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिसे कि हम ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी दोस्तों जिसे कि हम ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी कहते हैं। आप परेशान मत होइएगा, अभी इसका हम सबका नाम लिखेंगे। तो इसके पूर्वी तट पर एक पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलती है, वह कौन सी है, वह आपकी है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। और उससे आगे आप पढ़ेंगे तो आपको अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कुछ और पर्वत मिलते हैं, उन पर्वतों को कहते हैं मिटुम्बा पर्वत और मुसिंगा पर्वत। तो मिटुम्बा पर्वत और मुसिंगा पर्वत आपको किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो यह आपके अफ्रीका महाद्वीप के भाग हैं। तो आगे जो पर्वत मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं, तो अगला जो पर्वत हमको मिलेगा वह
यहाँ पे दो पर्वत मिलेंगे और उन पर्वतों को कहते हैं, एक है मुसिंगा तथा दूसरा है मुटिंगा पर्वत। तो इस तरह से अभी इसका हम लोग सभी का नामनक्लेचर करेंगे, अभी बस हम केवल डायग्राम बना रहे हैं। और उससे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको इथियोपिया उच्चभूमि मिलेगी, कांगो बेसिन मिलेगी तथा नुबियन मरुस्थल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक बेसिन मिलेगी जो कि कांगो गणराज्य में मिलती है और उसे हम क्या कहते हैं, तो वह आपकी है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन, तो यहाँ पे इस जगह पे आपको एक बेसिन मिलेगी जो कि कांगो गणराज्य में देखने को मिलती है और इसे हम कांगो बेसिन कहते हैं। और फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या मिलता है, तो और आगे देखेंगे तो यहाँ पे इथियोपिया में आपको इथियोपिया उच्च भूमि देखने को मिलती है। यहाँ पे इथियोपिया है और यहाँ पे एक जगह मिलती है जिसे कि हम इथियोपिया उच्च भूमि कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इथियोपिया उच्च भूमि मिलता है और उसके बाद कांगो बेसिन भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसे कि हम नुबियन मरुस्थल कहते हैं। अगला जो मरुस्थल है वह आपका है यहाँ पे मिलेगा और इसे हम नुबियन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपका ये जितने भी पर्वत थे, जितने भी पठार थे, सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। अब आइए हम लोग इन सब का नाम लिखते हैं कि कौन क्या है और कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जो पहली चीज हम लोग देखेंगे दोस्तों वह क्या है, तो वह है आपका ये आपका है एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत को हमने बताया कि एटलस पर्वत का जो विस्तार है, इसका विस्तार 3 देशों में देखने को मिलता है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो यह आपका है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट ट्यूबकल। एटलस पर्वत की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है, सर्वोच्च चोटी वह कौन सी है, तो यहीं पे आप बना के लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। एक सेकंड बताते हैं, वेट करिए। तो यहाँ पे एक पर्वत चोटी मिलेगी दोस्तों, वह कौन सी है, तो वह है जो ये एटलस पर्वत है। तो इसकी जो चोटी है वह कौन सी चोटी, वह है माउंट ट्यूबकल। तो माउंट ट्यूबकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो यह कौन सी चोटी है, तो यह है दोस्तों माउंट ट्यूबकल। माउंट ट्यूबकल। आपसे अगर पूछा जाए कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट ट्यूबकल। और यह इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, इसका विस्तार है मोरक्को में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और उसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यह जो पठार है वह आपका है टोडमाइट का पठार। इसे हम टोडमाइट का पठार कहते हैं। यह आपका है टोडमाइट का पठार। टोडमाइट पठार, और यह टोडमाइट का पठार आपको उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। यह आपका क्या है, तो यह आपका है तासली का पठार। तासली का पठार, ये आपका तासली का पठार है दोस्तों। और यह जो मरुस्थल है इसे हम सहारा का मरुस्थल कहते हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यह आपका है सहारा मरुस्थल। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, यह क्या है, तो यह आपका है सहारा का मरुस्थल। ये आपका है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। और अगली हम बात करें और क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे ये जो दो पठार हैं इनको क्या कहते हैं, ये पर्वत हैं, तो इन पर्वतों को क्या कहते हैं, तो यह जो दो पर्वत हैं वह आपके हैं
फूटा जलान पर्वत तथा लोमा पर्वत। यहाँ पे जो पर्वत मिलेंगे यह आपका है लोमा पर्वत। यह दोनों गिनी में पाए जाते हैं, गिनी में स्थित है, गिनी के तट पर लोमा पर्वत तथा यह आपका है फूटा जलान पर्वत। और यहाँ पे एक पठार मिलेगा जिसे कि हम कहते हैं जोश का पठार। यह जो पठार है दोस्तों यह आपका है जोश का पठार, जोश का पठार। और यह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में पश्चिमी मध्य भाग में देखने को मिलता है। उसके हम नीचे आएंगे तो आपको जो और पठार मिलेंगे उसे हम क्या कहते हैं, तो वह आपका है एक मरुस्थल मिलेगा जो कि है चैच का मरुस्थल। यह आपका है, ये जो मिलेगा यह आपका है चैच का मरुस्थल। इसे अगर हम इसका नाम दें तो यह आपका है चैच का मरुस्थल, ये आपका है चैच का मरुस्थल। और उसके नीचे आएंगे तो आपको एक पठार मिलेगा जिसे कि हम कहते हैं अडामावा का पठार। यह आपका है अडामावा का पठार, अडामावा का पठार। और यहाँ पे हमने बताया कि यह जो पर्वत श्रेणी यह कौन सी है, तो यह आपका नामीब मरुस्थल है जो कि नामीबिया के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल देखने को मिलेगा जिसे कि हम नामीब मरुस्थल कहते हैं। तो यह आपका है दोस्तों नामीब मरुस्थल जो कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में है। यह है नामीब मरुस्थल, यह आपका है नामीब मरुस्थल जो कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम अगर इसकी बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका कालाहारी मरुस्थल, जो कि हमने बताया कि कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है वह आपको तीन देशों में देखने को मिलता है, नामीबिया, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका। तो यह आपका है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। ये आपका है कालाहारी मरुस्थल। तथा उससे आगे हम लोग देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा यह है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी। ये आपकी है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा मुशिंगा का पठार तथा मिटुम्बा का पठार, सॉरी पर्वत। ये जो पर्वत है आपका यह है मिटुम्बा पर्वत, मिटुम्बा पर्वत। और यह आपका है मुशिंगा पर्वत, मुशिंगा पर्वत। और यह जो आपकी है यह आपकी है इथियोपिया उच्चभूमि, इथियोपिया उच्चभूमि, यह आपकी इथियोपिया उच्चभूमि है। तथा यह जो दोस्तों है वह आपका है, इसे हम जो इथियोपिया उच्चभूमि के जो ऊपर मिलती है उसे हम कहते हैं नुबियन मरुस्थल। यहाँ पे एक मरुस्थल मिलेगा और इसे क्या कहते हैं, यह आपका है नुबियन मरुस्थल। और यह किसका हिस्सा है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। और वह क्या है, वह आपका है नुबियन मरुस्थल। और यहाँ पे जो एक बच रहा है वह क्या है, यह आपकी है, इसे क्या कहते हैं, तो यह आपकी जो इसका नाम हुआ है कांगो बेसिन। तो यह आपकी कांगो बेसिन है, ये आपका कांगो बेसिन है जो कि कांगो गणराज्य में स्थित है, कांगो बेसिन। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने बताया कि कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से पठार अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो हमने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है वह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और यह एटलस पर्वत श्रेणी।
और जो एटलस पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार आपको 3 देशों में मिलता है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में। और एटलस पर्वत की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वह आपके माउंट ट्यूबकल, तो माउंट ट्यूबकल एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। और दूसरा यहाँ पे नामी मरुस्थल देखने को मिलेगा जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलता है, और ये इसका सबसे ज्यादा विस्तार नामीबिया में देखने को मिलता है। और वहीं पे कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, और यह 3 देशों में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका। और सबसे ज्यादा विस्तार की बात करें, जिसका सबसे ज्यादा विस्तार जो है वह है बोत्सवाना में। और यहाँ पे देखेंगे तो यह आपका ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। और यह जो आपका मेडागास्कर द्वीप है, यह आपको यहाँ पे एक जलसंधि पाई जाती है जिसे कि मोजाविंग जलसंधि कहते हैं, और उसी के द्वारा यह इससे अलग होती है। तो मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप से किस जलसंधि द्वारा अलग होता है? तो वह आपके मोजाम्बिक जलसंधि। अब आइए हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो आपने अफ्रीका महाद्वीप का हमने मैप से सारी चीजें आपको डिराइव कर दी। अब आइए अब हम लोग चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं और नोट नहीं करते तो फिर आपको रिवीजन में दिक्कत होती है। तो आइए अब हम लोग कुछ चीजों को नोट करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है जो कि हमको जाननी चाहिए। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है यह, इसमें कुल देशों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल देशों की संख्या 54 है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह सर्वाधिक महाद्वीपों वाला देश है। एक सेकंड, यह सर्वाधिक महाद्वीपों वाला सॉरी यह सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, हमने उल्टा लिख दिया। जो अफ्रीका महाद्वीप है यह सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। यह सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। और दूसरी बात करें, इसमें महाद्वीपों की कुल संख्या, कुल देशों की संख्या इसमें कितनी है? इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? वह है 54। तथा स्थलरूप देशों की बात करें, स्थलरूप स्थलरूप देश कितने हैं? वह इसमें है 16 स्थलरूप देश हैं। और इस प्रकार से यह कहा जाता है कि यह सर्वाधिक स्थलरूप देशों वाला महाद्वीप कहा जाता है। तो इसमें अगर स्थलरूप देशों की बात करें तो इसमें सर्वाधिक स्थलरूप देश है। इस महाद्वीप में सर्वाधिक स्थलरूप देश है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से, अगर दूसरी बात हम लोग करें कि अफ्रीका महाद्वीप
महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहते हैं। पठारों का महाद्वीप कहते हैं। दूसरी बात इसमें हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहते हैं, तथा दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि यह ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। यह ऐसा महाद्वीप है, यह ऐसा महाद्वीप है, यह ऐसा महाद्वीप है जिससे, यह ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर, कर्क, मकर तथा विषुवत रेखा रेखा गुजरती है। यह ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर तथा विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तथा जो कर्क रेखा है, वह कर्क रेखा है वह कांगो नदी को 2 बार काटती है। तो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सी रेखा है जो कि कांगो नदी को 2 बार काटती है, तो वह है कर्क रेखा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि कर्क रेखा कांगो नदी को कांगो नदी को नहीं, एक सेकंड, उल्टा हमने लिख दिया। कांगो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यहीं पे जो दूसरी नदी है वह है लिम्फोफो नदी। लिम्फोफो नदी, लिम्फोफो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वह आपकी है कांगो नदी। तथा अगर मकर रेखा की बात किया जाए कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वह आपकी है लिम्फोफो नदी। तथा इसे हमने बताया कि पठारों का महाद्वीप कहते हैं। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि जो बारबरी कोस्ट है, तो बारबरी कोस्ट के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। हमने आपको अभी बताया था बारबरी कोस्ट के अंतर्गत देश, बारबरी बारबरी स्टेट आप ले लीजिए। तो बारबरी स्टेट के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, तो वह आपके पास है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। तो वह कौन कौन से देश हैं, वह आपके हैं मोरक्को है, मोरक्को, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है और है मिस्र। लीबिया भी है, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। तो 5 ऐसे देश हैं जो कि बारबरी स्टेट कहे जाते हैं। वह कौन कौन से हैं, वह है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। और इन 5 देशों की जो सीमाएं हैं दोस्तों, वह आपकी किससे लगती हैं, वह आपकी लगती हैं भूमध्य सागर से। ये 5 देश जो हैं इनकी सीमाएं, इन देशों की सीमाएं
भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से सीमा बनाती है। बनाते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जो हिंद महासागर से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वह कौन कौन से हैं, तो आइए आपको वो भी बता देते हैं कि हिंद महासागर से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। हिंद महासागर से लगे अफ्रीका के राज्य, अफ्रीका महाद्वीप के देश, अर्थात वह कौन कौन से अफ्रीका महाद्वीप के देश है जो कि हिंद महासागर से सीमाएं बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वह आपका जो पहला देश है सोमालिया है। सोमालिया है, हमने आपको मैप में दिखाया था, सोमालिया है। दूसरा है दोस्तों केन्या है। तीसरा जो देश है वह तंजानिया है, तंजानिया। और चौथा जो देश है वह आपका मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक। पांचवा जो देश है वह आपका दक्षिण अफ्रीका है। और मेडागास्कर है, मेडागास्कर। तो इस तरह से आपने देखा कि हिंद महासागर से लगने वाले अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं, तो वह आपके हैं सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर। तो यह इतने देश हैं जिनकी सीमाएं आपको हिंद महासागर से लगती हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजें, और बात करेंगे कालाहारी मरुस्थल के बारे में। कालाहारी मरुस्थल, जहां से कि आपके प्रश्न बनते हैं। कालाहारी मरुस्थल, हम लोग बात करेंगे दोस्तों कालाहारी मरुस्थल के बारे में। तो पहले देखेंगे जो कालाहारी मरुस्थल है इसका जो विस्तार है वह किन किन देशों में देखने को मिलता है। तो इसका जो विस्तार है दोस्तों वह कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है वह आपको, अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार किन किन देशों में है। इसका विस्तार 3 देशों में है। पहला है बोत्सवाना, बोत्सवाना में है। दूसरा है नामीबिया में है, बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वह आपका है इसमें बोत्सवाना में। वहीं पे आप लिख लेंगे सर्वाधिक विस्तार। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों वह कहाँ पे है, वह आपका है बोत्सवाना में। इसका बोत्सवाना में सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कालाहारी मरुस्थल है, और यहाँ पे एक जनजात पाई जाती है जिसे कि यहाँ पर बुशमैन नामक, बुशमैन जनजात पाई जाती है। यहाँ पर बुशमैन जनजात पाई जाती है। तो इस तरह से आप इसके बारे में इतनी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में रखेंगे कि जो कालाहारी मरुस्थल है इसका विस्तार कहाँ पे है, और यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण है, इसका सबसे विस्तार कहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे कौन सी जनजात पाई जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखा कि यहाँ पे कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, और कौन से यहाँ पे श्रेणियाँ हैं जो कि यहाँ पे पाई जाती है। तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण थी, जो भी मेन थी, हमने आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है हमने आपको उन सब पे चर्चा किया। और बाकी अगर यहाँ पे जनजातियाँ या फिर जो भी होगा, जनजातियाँ, नदियाँ,
तो नदियां और जनजातियों के बारे में और जल संधियों के बारे में हम अलग से टॉपिक लेंगे, और उसमें सिर्फ विश्व की जनजातियां रहेंगी तो हम हर महाद्वीप की जनजातियों को कवर करेंगे। उसके बाद अगर जल संधियां रहेंगी तो जितनी जल संधियां पाई जाती हैं उन जल संधियों को हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पर्वत, पठार और जो भी श्रेणियां थी उसके बारे में चर्चा किया, और हमने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप का जो कौन कौन से देश हैं किस महासागर से टच होते हैं, और वह कौन कौन से देश हैं जो कि हिंद महासागर से टच होते हैं, बारबरी स्टेट क्या है, और वह किस किस सागर से अपनी सीमाएं बनाते हैं। और कुछ चीजें आप लिख लेंगे जो कि आपको लिखना चाहिए, आप उसको नोट कर लीजिए, नहीं तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जंक्शन द्वारा, जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा द्वारा यूरोप से अलग होता है। यूरोप से अलग होता है। जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यह यूरोप से अलग होता है। दूसरी बात, यही जो जिब्राल्टर जलसंधि है यह अटलांटिक महासागर को यूरोप महासागर से जोड़, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है। यह जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे कि जो जिब्राल्टर जंक्शन है इसके द्वारा अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर से जुड़ता है। तो अगर और भी बात करें, अगर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप एशिया से स्थल के माध्यम से किस संधि द्वारा जुड़ा होता है, तो वह आपके सीनाई स्थल संधि, तो आप उसको लिख लेंगे। अभी तो उसको काट कर अब वहां पे वो सेज नहर बना दिया गया है, तो आप इसको नोट करेंगे। सीनाई स्थल संधि के माध्यम से, संधि से अफ्रीका, अफ्रीका एशिया से स्थलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है, बनाता है तथा लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। और लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी जिस जलसंधि के द्वारा जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं बाब अल मंडेव जलसंधि। तो आप लिखेंगे कि बाब अल मंडेव जलसंधि, मंडेव जलसंधि अफ्रीका को, सॉरी, जलसंधि लाल सागर को, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, अदन की खाड़ी से जोड़ती है।
अदन की खाड़ी से जोड़ती है, तो वह कौन सी जल संधि? तो वह आपकी है बाब अल मंडेव जल संधि। तो बाब अल मंडेव जल संधि के द्वारा जो लाल सागर व अदन की खाड़ी से जुड़ जाता है। तो इस तरह से आप कितनी चीजें याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है वह समाप्त होता है। बाकी और भी जो आपकी जनजातियां वगैरह हैं, तो उसको हम जब जनजातियों का चैप्टर लेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला महाद्वीप लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।